सीधा ये करना है। इस तरह का अगर आपके पास कोई सवाल आता है बाइनरी से डायनरी की कन्वर्जन के लिए, तो आप सिंपल सिंपल यहाँ पे हर नंबर के ऊपर 1248, 1632, 64 और 128 लिखोगे। ये लिखने के बाद आपने जहाँ जहाँ वन है, जैसे 32 के नीचे, 16 के नीचे यहाँ वन है, आपने इन वैल्यूज को लिखना है और सम अप करना है। ये टोटल आपने किसी बाइनरी से डेसिमल के नंबर के लिए करना हो। अब यहाँ क्या होता है कि अब आप जब इसको सिंपल ऐड करोगे, 32 16 है, फिर आपके पास 2 और 1 है, तो 2 और 1 को ऐड कर लोगे। ठीक है। तो 2 1 आप जब ऐड करोगे तो यहाँ जो भी आपकी सिंपल कैलकुलेशन होगी इसकी, 48 50 और 51, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो किसी भी बाइनरी नंबर को जो है हम सिंपल यहाँ पे विद दिस मेथड ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आगे आ जाते हैं। छोटी छोटी इसी तरह की चीज़ें आपके पास आती हैं, उन्हीं को हम देख सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो वाइस वर्सा है। डायनरी है, डायनरी से आपने बाइनरी की तरफ जाना है। तो डायनरी से बाइनरी की तरफ जाने के लिए आपको जो भी नंबर मिले 142 मिल रहा है, इस 142 को भी सिंपल आपने ये करना है, जैसे ये मेथड आपको नजर आ रहा है कि 142 अगर आपको चाहिए तो आपने 142 लिखना है, और उसके नीचे एग्जैक्टली आपने 1248 16 32 64 128 लिखना है। इतने नंबर्स आपने ऐड करने हैं कि 142 बन जाए। मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ नजर आ रहा है 128। तो 142 में से अगर आपने 142 में से 128 अगर आपको मिल गया, तो बाकी जितने नंबर रह जाएंगे वो आपने ऐड करने हैं। तो 142 में से अगर आप 128 निकालो, तो आपके पास टोटल कितने नंबर बचते हैं? 12 में से 8 गया, 4 बचा। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14। तो आपको मजीद 14 और डिजिट चाहिए होंगे या नंबर चाहिए होंगे, जिससे आप जो है इसको ऐड करके बना सकते हो। तो 14 के लिए फिर आपको 8 एंड 4 12 और 2 14 ये ऐड करना होगा। तो इस तरह से आप किसी भी डायनरी नंबर से बाइनरी नंबर निकाल सकते हो। ये एक मेथड है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को जो ज्यादा प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है वो आती है हेक्साडेसिमल को लेके, कि हेक्साडेसिमल नंबर, अच्छा ये आसान है। अगर आपको ये एक बाइनरी नंबर दिया गया है, बाइनरी नंबर से हेक्सा बनाने के लिए आपने सिंपल सिंपल जो चीज करनी होती है वो आपने करनी होती है ग्रुप ऑफ 4 फ्रॉम राइट। राइट साइड से आपने चार चार नंबर का ग्रुप बनाना है। ठीक है। और आपने सिंपल इसके ऊपर हर नंबर के ऊपर 1248 लिखना है। 1248 1248 1248। अब आप देख सकते हो ये 8 है, और ये 2 है, और ये 1 है। तो ये 8 2 1, 8 2 और 1, इनको जब आप ऐड करोगे तो 8 एंड 2 10 और 1 11, तो वो 11 जो है वो बी में बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 8 4 2 1 में से 8 4 12 और 2 14 है, वो ई बन जाएगा। और यहाँ पे से सिर्फ आपको 1 मिलेगा। तो फिर इसी हेक्साडेसिमल को हम जो है सिंपल बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के वाइस वर्सा, जैसे ये बाइनरी है। ठीक है। तो बाइनरी के बाद बाइनरी है। तो अब बाइनरी के बाद अगर आप आ जाओगे टू हेक्सा, कि आपको क्वेश्चन में हेक्सा मिल रहा है, तो उस हेक्सा को भी बनाना मुश्किल नहीं है। ये आपको दिया हुआ है BF00 और 8। अब हेक्सा से अगर आपने बनाना है तो इसके नीचे भी आपने 8421 ही लिखना है। 8421 8421
8421 और 8421। बी बनाने के लिए बी इज इक्वेलेंट टू 11, तो आपने कौन सी बिट्स ऑन करनी है कि 11 बन जाए? तो आपने जब 8421 लिखा तो उसके नीचे आपको 8 और 2 10 और 1 11 ये बिट्स ऑन करनी होंगी, तो आपके पास इसका बाइनरी बन जाएगा। तो आपने सिंपल यहाँ से ये वैल्यू उठाई, एफ इज इक्वल्स 15। तो 8421 के नीचे इस तमाम वैल्यूज को जब आप 1 कर दोगे तो आपके पास एफ बन जाएगा। जीरो के लिए सारी वैल्यू जीरो होंगी, 8 बनाने के लिए सिर्फ ये वाली जो 8 के नीचे 1 है उसको ऑन करेंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे। इस तरह से आप जो है आप सिंपल जो है वो कैलकुलेट कर लोगे फ्रॉम हेक्सा से बाइनरी। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें बच्चों को अमूमन थोड़ी मुश्किल मैंने देखी है होती है कि आपने हेक्साडेसिमल का बाइनरी निकालना है। नहीं, हेक्सा का नहीं, हेक्सा से डेसी और डेसी का हेक्सा, इसमें इशू आता है, वो तो आसानी से निकल जाता है। अब जैसे ये हेक्साडेसिमल नंबर है BB4 या CA8 ले लेते हैं, ये है हेक्सा में, इसका डायनरी निकालना है। दो तरीके हैं कि हेक्साडेसिमल से आप या तो चले जाओ बाइनरी में और फिर बाइनरी से डायनरी में निकालो, वरना दूसरा इसका तरीका है, मुश्किल नहीं है। हेक्साडेसिमल के लिए ये है कि आपने CA8 लिखा और आपने हर डिजिट को मल्टीप्लाई करा दिया 16 के साथ, C/16, A/16 और 8/16, और आपने इसके ऊपर पावर लगा दी 0 1 2 करके। इसका मेथड ये होता है। तो इस मेथड को जब आप करते हो, यानी जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 16 करके जीरो से उसकी पावर लगा, जब आप ये काम करोगे तो उसके बाद आपको बस इतना याद होना चाहिए कि 16 की पावर 0 1, 16 की पावर 1 16, और 16 की पावर 2 जो है वो 256 होती है। ठीक है, इतना आपको एटलीस्ट जो है वो रट्टा आना चाहिए इसका। ठीक है, और आई गेस 4 पे जाओगे तो 4096 भी हो जाती है। 3 पे जाओगे तो 16 3 सा, क्योंकि अगर आप 256 को मजीद 16 से करोगे तो वो 4096 भी आ जाता है। तो इतना आप जरूर याद रखो कि 16 की पावर 3 जो होता है वो आपको 4096 देता है। 4 डिजिट का नंबर आ गया तो इतनी की जरूरत आपको पड़ेगी। अब बाकी कुछ नहीं है, C इक्वेलेंट टू 12 होता है, 16 की पावर 2 256 है, A 10 है, 16 की पावर 1 16, 8 अपनी जगह, 16 की पावर 0 1, एनी नंबर एज अ पावर 0 इक्वल्स 1। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये सिंपल एक तरीकेकार होता है कि अगर आपको हेक्सा दिया जा रहा है और डायनरी में करना है तो हर डिजिट को 16 से मल्टीप्लाई करके उसकी पावर लगा दो। बच्चों यहाँ तक सारी बातें समझ में आती है जो बता रहा हूँ? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन आता है दैट इज एन हेक्साडेसिमल डायनरी, या डायनरी से हेक्सा में करना है, तो फिर उसके लिए आप जो वहां आप 16 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ आप 16 से डिवाइड कर दो। 3743, 16 से यहाँ आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का सिंपल तरीकेकार है, आपने 16 लिया और यहाँ 16 लिखा, अब 32 है तो 16 2 32 होता है, बच गया 5, यहाँ ऊपर रखो 54 हो गया, 16 3 48 होता है, 48 और ये 54 है, 6 बचेगा, 63 हो गया। फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 16 3 48 दोबारा होता है। अब आपके पास 63 है और आप 48 तक जा रहे हो, तो 15 बचता है आपके पास। तो 15 का मतलब होता है कि ये 15 आप यहाँ पे एज अ रिमाइंडर रखते हो, तो वो रिमाइंडर यहाँ पे कटने के बाद 15 बेसिकली एफ होता है, तो एफ लिख दोगे आप, एफ आ गया। 16 से करो तो 16 वन से 16 आ जाएगा, 23 लिखा हुआ है ये, तो 23 है और हम 16 पढ़ सकते हैं, तो हमारे पास जो बच रही है स्पेस वो बचेगी 7 की। 16 वन से 16 और 7 बचेगा रिमाइंडर, तो वो चला जाएगा हमारा यहाँ और इसको बनाएगा 73, 73। तो 16 4 जा 64 होता है, तो 73 आपका आ रहा है, 16 4 जा 64 आ रहा है। आपके पास यहाँ बचेगा 9। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 64 है, ये 9 बचेगा यहाँ पे, ये 9 आप यहाँ रख दोगे।
ठीक है। तो ये 14 जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है ई के। ठीक है। तो ई, फिर 9, राइट से ऊपर की तरफ इसका आंसर लिखते हैं, और ये एफ। तो इस तरह से आप सिंपल किसी भी डायनरी नंबर को आप हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? इसमें अमूमन मैंने देखा है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको देखो मेथड आप रखो, बाकी जितनी चीजें हैं वो सिंपल जो है वो होंगी कैलकुलेशन के ऊपर। आपको मेथड पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यूज ऑफ हेक्साडेसिमल पूछ लेता है कि हेक्साडेसिमल किन जगहों पे इस्तेमाल होता है। एरर कोड्स में, मैक एड्रेस में, IPv6 में, और कलर कोड में। ये भी आपके पास एक सवाल आ सकता है कि हेक्साडेसिमल जो है उसके यूजेस क्या है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों का रिसेंट पेपर है, तो ये के पेपर के लिए जितनी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा सकता हूँ वो कराऊंगा। रेस्ट फिर ये पेपर हो जाए उसके बाद फिर आपके बाद विद पास पेपर सेशन जो है ना वो डिटेल में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल जरूर पूछा जा सकता है आपसे। मैक एड्रेस पूछा जा सकता है। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस ऑफ डिवाइस, जो डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। तो फिजिकल एड्रेस ऑफ डिवाइस जो होता है वो मैक एड्रेस है। और हर मैक एड्रेस के 6 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट 6 ग्रुप जो है वो बताते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर आईडी है, और जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं वो बताते हैं सीरियल नंबर ऑफ डिवाइस, कि सीरियल नंबर ऑफ अ डिवाइस क्या है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? वो 48 का भी होता है और 64 का भी होता है। तो ये दो तरह के आपके मैक एड्रेसेस हो सकते हैं, 64 बिट का, 48 बिट का। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इस तरह की छोटी मोटी चीजें पूछ लेता है। मैक और आईपी का डिफरेंस पूछ सकता है। जैसे आईपी जो होता है वो 32 बिट का है। मैक जो है अभी हमने पढ़ा 48 और 64 बिट का है। आईपी की रिप्रेजेंटेशन डेसिमल में है, डायनरी में। ठीक है। यहाँ देख रहे हो 109, 108, ये डायनरी है। लेकिन जो इसकी है हेक्सा, इसकी मैक की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है हेक्साडेसिमल में। ये भी इसके पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे, आईपी और मैक का डिफरेंस। एडिशन ऑफ बाइनरी में इतना याद रखना, ये टेबल इनफ है कि 0 0 पे तो 0 ही आना है, सम और कैरी कुछ भी हो। और 1 0 पे 1 आता है, सम पे कैरी कुछ नहीं होता। 1 0 अगर होगा तो सम 1 होगा, कैरी कुछ नहीं है। लेकिन जब आप 1 1 करोगे, 1 1 करोगे, ये बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप 1 1 करोगे तो बाइनरी, जैसे डायनरी नंबर में एक और एक दो होते हैं। ठीक है। जब आप उस 2 को बाइनरी में करोगे तो 2 1 ज़ा 2 और बच गया 0। तो वो फिर जो होता है ना बाइनरी में 1 + 1 का मतलब होता है 0 विथ कैरी 1, 0 विथ कैरी 1। तो जब भी तुम किसी बाइनरी नंबर को यानी 1 और 1 को करोगे, यहाँ लिखा हुआ है मैंने ये 1 और 1, तो उसका रिजल्ट आता है 0 विथ कैरी 1। तो इतना याद रखना कि जब भी आप किसी 1 और 1 नंबर को ऐड करोगे तो 0 सम के अंदर आएगा, ये सम है, और कैरी 1 ये कैरी है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो ये भी आ सकता है। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? नेक्स्ट हम चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मोमेंट। अब अगर बात की कि अगर ये 3 डिजिट की बात आ जाती है, 2 डिजिट पे तो सिंपल आपको समझ में आ गया।
3 डिजिट में भी बाकी चीजें तो आसान है कि अगर आप 0 0 0 कर रहे हो तो सम 0 और कैरी 0 आ जाएगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है। हाँ, समझने की जो बात है वो यहाँ आती है, एक्चुअल जो है ना वो यहाँ पर है। अगर 3 1 आ रहे हैं तो क्या होगा, जरा गौर से देखना, अगर 1 1 करते हैं ना तो रिजल्ट आता है 0 विद कैरी 1। लेकिन जब हम 3 1 करेंगे तो 3 1 डेसिमल के अंदर होता है, अगर मैं 3 1 डेसिमल में करूँ तो 1 2 3 हो जाएगा। 3 का मतलब है कि जब 3 यहाँ डेसिमल है और उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो 2 1 2 और बच गया 1। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ 3 1 बाइनरी में करूंगा तो यहाँ पे सम के ऊपर भी 1 आएगा और जो कैरी जनरेट होगा वो भी 1 होगा। तो ये जरा फर्क आप लोग देख लो अबाउट डीज के, अगर 3 1 है तो सम 1 और कैरी 1, और अगर 2 1 है यहाँ तो 2 1 के ऊपर सम 0 और कैरी 1। ये आप कर लोगे तो आप किसी भी बाइनरी नंबर को ऐड आराम से कर सकते हो। तो कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं यहाँ से, या चलो मैं खुद से ही एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 1 0 1 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर आ गए। तो अब यहाँ पर मैं अगर इसको ऐड करता हूँ विद अनदर नंबर, इस तरह से, तो अब जब इसका मैं सम अप करूंगा तो अब किस तरह से करूंगा। अच्छा, इसका सम अप मैं आंसर ऊपर लिखने जा रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो जैसे 1 1 आपको नजर आ रहा है, तो अब मुझे बताओ 1 1 का आंसर क्या होना चाहिए अभी जो आप लोगों ने पढ़ा। आई वुड लाइक टू टेक फीडबैक फ्रॉम यू ऑल, रेज योर हैंड। जीरो। ओके, सो इस तरह से नहीं, ईशाल आप मुझे बताना शुरू करो कि 1 1 का रिजल्ट क्या होगा। 1 1 का सर रिजल्ट, नीचे 0 आएगा और कैरी में 1 जाएगा। कैरी 1 चला गया। लेट्स सपोज मैं कैरी अपना यहाँ ऊपर प्लेस कर रहा हूँ, दिस इज माई कैरी। अब क्या हो रहा है, 1 0 1 मिल रहा है, 1 0 1, अब क्या होगा। जी ईशाल आप बताइए, अहमद, चलो अहमद आप बताओ कि अब 1 0 1 मिल रहा है। फिर से वही होगा कि सम पे जीरो जाएगा और कैरी वन जाएगा। सम 0 हो जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा, कैरी 1 हो गया। अब क्या मिल रहा है मुझे, अब कैरी 1 है और फिर 1 1 मिल रहा है, अब 3 1 हो गए। 3 1 पे क्या होगा, सम पे भी वन जाएगा, कैरी पे भी वन जाएगा। यहाँ पे भी 1 आ गया और कैरी दोबारा 1 चला गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, 1 0 0। तो अब क्या आएगा, 1 0 0 पे क्या आता है, सिंपल 1। 1 0 0 पे सिंपल 1 आता है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब आप देखो यहाँ पे 1 और 1 आ रहा है, फिर 0 होगा, कैरी 1 चला जाएगा। अब ये 1 और ये 1, फिर दोबारा 1 1 0, फिर कैरी 1। अब ये वाला 1 और ये वाला 1, फिर दोबारा 1 1 0 देगा, विद कैरी 1 चला जाएगा। अब आप आखिर में आगे देखो तो आपको यहाँ पे जो मिल रहा है वो 1 2 3, 3 1 मिल रहे हैं, तो इसका आंसर होता है 1 विद कैरी 1। तो ये जो कैरी ऊपर जाएगा इसको मैं नीचे उतार लूंगा, तो एग्जैक्ट जो आंसर आपके पास बनेगा वो ये बनेगा, 1 1 0 0 1 1 0 0, क्योंकि एक जो बिट है वो कैरी की वजह से एक्स्ट्रा हो रहा है। दो 8 बिट कैलकुलेशन का रिजल्ट अगर 9 बिट की सूरत में चला जाए तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, यस, अगर हम सम ऑफ 2 बिट्स करते हैं और उसका रिजल्ट जनरेशन ऑफ 9 बिट चला जाता है तो हम उसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवरफ्लो में। उसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। क्योंकि 8 बिट में जो हम मैक्सिमम डाटा डाल सकते हैं वो है 256। अगर 256 से ऊपर नंबर निकल जाएगा, यानी ये जो मैक्सिमम 8 बिट्स हैं, आगे कहीं ना कहीं लिखा हुआ था देखो, यही वो चीज बता रहा है, ओवरफ्लो की बात कर रहा है। तो ओवरफ्लो में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये सम पूरा किया हुआ है, तो इसमें एग्जैक्टली ये होता है कि जब दो 8 बिट आंसर्स आपके होते हैं, यहाँ देखो बता रहे हैं यहाँ पे नीचे कि द एडिशन हैज जनरेटेड ना 9 बिट, 8 बिट ऑफ द आंसर आर दिस। 8 बिट का जो आंसर होता है वो आपका विद इन द रेंज आ रहा होता है।
तो 8 बिट का आंसर मैक्सिमम आपके पास जो वैल्यू देता है वो विद इन 255 होता है। कह रहा है कि जो मैक्सिमम 8 बिट का नंबर है वो 255 तक आता है। तो अगर आप 9 बिट की जनरेशन करते हो और आपका रिजल्ट 255 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 332 आ रहा था सम। ये जो ऊपर जो दो चीजें मैंने की हैं, इसमें एक वैल्यू थी 1110 और एक वैल्यू थी 222। तो जब आप 222 और 1110 को ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट आपके पास 332 बनेगा। तो वो डेफिनेटली 8 बिट के अंदर जो है वो ऑक्यूपाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो दैट इज द केस कि जिसमें आपका ओवरफ्लो जनरेट होता है। एक मार्क का सवाल पूछ लेता है तो आप कहते हो कि भाई दिस इज द केस कि जब जनरेशन ऑफ 9th बिट हो जाती है व्हेन यू ऐड द टू 8 बिट नंबर, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है ओवरफ्लो। तो कह रहा है जनरेशन ऑफ 9 बिट जो है इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द सम हैज एक्सीडेड द वैल्यू नोन एज द ओवरफ्लो एरर। ये चीज़ आ जाती है, सम भी होगी और सारी चीज़ें होगी। लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट आसान तरीन चीज़ है। जी ईशल। सर अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि 8 बिट्स में आंसर देना है और ओवरफ्लो एरर आ रहा होता है आंसर में, तो उसमें क्या करेंगे? वो बिट लिखोगे नहीं 9th वाली, उसको सेपरेट करके लिख दोगे। लिखोगे बट ये बता दोगे कि 8 बिट का आंसर ये आ रहा है, तो सेपरेट बिट जैसे मैंने यहाँ पे आई गेस इसको लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हो थोड़ा अलग करके अगर मैं कहूँ तो ये आपके पास आप 8 बिट का आंसर लिख के इसको सेपरेट करके लिख देना। सर लेफ्ट साइड से सेपरेट होगी ना? लेफ्ट साइड पे ही राइट होगी। साइड से तो राइट साइड से पूरी 8 रहेंगे और जो लेफ्ट से पहली वाली जो लेफ्ट से 9 होगी वो सेपरेट हो जाएगी। ऐसा ही है क्योंकि एडिशन तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना। लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको देख सकते हो कि जब हम कन्वर्जन करते थे तो हम लिखा करते थे 1248 16 32 64। अब आप देख रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए आपका नंबर डबल हो रहा है, और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपका नंबर हाफ हो रहा है। कैसे? 64 का 32, 32 का 16 और ये। तो इतना याद रखो कि अगर आप शिफ्टिंग करते हो नंबर की, ईच शिफ्ट लेफ्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर बाय 2। जब आप लेफ्ट पे जाते हो तो नंबर डबल होता है, और राइट पे जाते हो तो आपका नंबर डिवाइड बाय 2 होता है। लेकिन ये हर बार का केस नहीं है, हर वक्त ऐसा नहीं होगा, उसकी भी कोई ना कोई सर्टेन रेंज होती है। क्योंकि शिफ्ट करते करते अगर आपका कोई 1 गिर जाता है, यानी अगर ये नंबर है और इसमें शिफ्ट करते करते आपका पहला 1 गिर गया, तो फिर आपके पास आंसर डबल नहीं आना है, क्योंकि जो 1 गिर जाता है तो उससे आपकी प्रिसीजन लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो शिफ्टिंग है वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक होती है। तो एग्जाम्पल तो यहाँ दी गई है कि जैसे आपका एक नंबर है 21। अब अगर 21 को आप शिफ्ट करते हो टू द लेफ्ट तो वो 42 बन जाएगा, क्योंकि डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे 21 आपका नंबर दिया गया है और आपसे कह रहा है लेफ्ट शिफ्ट करो, तो लेफ्ट शिफ्ट में आप देख सकते हो ये वाला 0 गिर जाएगा। ये 2 0 थे, यहाँ 2 0 आ गए। ये 1 0 1 0 1 ये आ रहा था, यहाँ पे 1 0 1 0 1 आ गया। जो जगह खाली बच जाती है उसको 0 डाल देते हैं। इसको अगर देखो तो यहाँ 16 4 और 2, 16 और 4 20 और 121 ये आ रहा है। और शिफ्ट करने के बाद नंबर देखो तो 32 और 8 40 और 2 42। तो सीधी सीधी बात है लेफ्ट शिफ्ट के ऊपर 42 हो गया। अब इसकी रेंज कहाँ तक है? रेंज यहाँ तक है कि 21 से ये 42 तक जाएगा, 42 से 84 तक जाएगा, 84 से 168 तक जाएगा। 168 से ऊपर निकलेगा तो फिर नहीं जा पाएगा, क्योंकि फिर वैल्यू तुम्हारे पास 255 से ऊपर जाएगी। सही है, तो देखो यही चीज हो रही है यहाँ पे, मैंने पहले बता दी है। 168 तक जाएगा, अगर 3 शिफ्ट होंगे तो 168 जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप जाते हो तो फिर 68 नहीं आ रहा आंसर, फिर 80 आ रहा है। तो इसका मतलब है फिर गड़बड़ है। तो वो क्या भी रहा है, विच इज इनकरेक्ट। दिस इज बिकॉज वी हैव एक्सीडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेफ्ट शिफ्ट। ये रीजन 1 मार्क 2 मार्क का पूछता है तुमसे। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप तो कहते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट के ऊपर नंबर डबल होता है, लेकिन नंबर डबल नहीं हो रहा, रिजल्ट गलत आ रहा है। तो फिर आप बताते हो कि बिकॉज ऑफ द एक्सीडिंग लिमिट ऑफ द मैक्सिमम शिफ्ट द आंसर इज इनकरेक्ट। ये 1 मार्क आपको पता होना चाहिए, ये 1 मार्क का सवाल आया है। सेम गोज विद लेफ्ट शिफ्ट की तरफ जाते हो, ये 200 दिया हुआ है तुम्हें, 200 दिया हुआ है।
अब 200 का जब तुम राइट शिफ्ट करोगे तो ये 100 पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो 128, 64 और 8, 128 और 64, 192 और 8, 200 होता है। आपने इसको राइट शिफ्ट किया, ये वाला गिरा, ये गिरा तो 100 ये आ गया, और यहाँ पे 1100 ये आ गया। अब ये जो बचा था उसकी जगह 0 लगा दिया। अब जब आप काउंट करोगे 64, 32, 96 और 400, ये 100 हो गया। तो 200 से 100 हुआ एक राइट शिफ्ट में। आगे जाओगे ये 50 भी होगा, ये देखो ये 50 भी हो रहा है, लेकिन 50 के बाद फिर वो 25 भी होगा, आगे 25 भी हुआ है। अब मसला क्या आएगा, 25 का आधा होता है 12.5, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो राइट शिफ्ट भी है वो भी अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाएगा, तब भी आपके पास जो है वो सही रिजल्ट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? जो बातें अब तक बता रहा हूँ समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना बता दो, ताकि मुझे पता तो चले कि समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा। जी सर। ठीक है, आगे जाते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। -78 कैसे रिप्रेजेंट हुआ? उसके लिए ये वाली जो बिट कहलाती है MSB कहलाती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे ज्यादा। इसका साइन चेंज करके माइनस कर दो, तो फायदा ये होगा कि अगर -78 तुम्हें चाहिए तो -128 को तुमने ऑन कर दिया। ऑन करने का मतलब है -128। ठीक है, अब -128 में अगर तुम 78 माइनस कराओ तो बनता है, कितना बचेगा? 7 5 12, 50 बचेगा। ऐसा ही है। अगर आपको -78 चाहिए तो आपने करना ये है कि -128 में से प्लस का 78 माइनस करवा दो, आपको मिल गया 50। आपको 50 मिल गया। ये 50 आपने जो बाकी बिट्स हैं उनमें उनमें नंबर डाल के 50 बनाना है। तो आप 32 डालो, 16 डालो, 48 और 2 डालो, 50। तो ये जब आप लिखोगे तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होगी -78 की। ये सीधा सीधा आपका टूस कॉम्प्लीमेंट है। तो एक चेंज से आप पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोई भी नंबर आपसे अगर नेगेटिव में दे तो आपने -128 में से उसका पॉजिटिव माइनस करा देना है, जो बचता है बाकी बिट्स में उसको फिल कर देना है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट है। ये सवाल 2 2 3 दिन मार्क के जरूर आते हैं। अभी 10th की क्लास 10th के पेपर में आया हुआ था। क्या आप ये बताओ कि एस्की कोड में और एक्सटेंडेड एस्की कोड में क्या फर्क होता है? तो सीधी सीधी बात है कि एस्की कोड आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, ये 7 बिट का होता है। एस्की 7 बिट का होता है। इसके बाद जो एक्सटेंडेड एस्की बना वो बना 8 बिट का। ये एक डिफरेंस है इसका, एक्सटेंडेड। तो ये तो एक कैरेक्टर सेट है, जो जब भी कंप्यूटर बनाया जाता है तो उस कंप्यूटर में एक कैरेक्टर सेट जरूर डाला जाता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो हर कंप्यूटर की सिमिलर हो। जैसे मैं अगर आपको यहाँ से HI हाई लिख के भेज रहा हूँ तो आपके पास भी वो HI हाई ही हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा कैरेक्टर सेट सेम होना चाहिए। यानी मैं आपसे जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपने वो लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तभी हम बात कर सकते हैं। आपने उर्दू पढ़ी, मैंने उर्दू पढ़ी, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी कैरेक्टर सेट जो है ना वो सेम होना ज़रूरी है। तो 8 बिट का जो कोड था वो एक्सटेंडेड था, तो उसके अंदर सिर्फ आप मैक्सिमम 255 256 वैल्यू ले सकते थे। इवेल्युएशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में मजीद जब कंप्यूटर आगे बढ़ा तो वो 8 बिट से निकल कर फिर वो मजीद 16 बिट की तरफ गया, जिसमें यूनिकोड भी आ गया, यूनिवर्सल कोड। और यूनिवर्सल कोड का फायदा ये हुआ, ये 16 बिट का कोड था, 16 और 32 बिट का। तो इसका फायदा ये हुआ कि इसने जितनी भी दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस हैं, यानी यूनिकोड की वजह से हम अपने मोबाइल फोन के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर मैसेज लिख सकते हैं। तो एस्की कोड की वजह से तो हम सिंपल जितना भी टेक्स्ट वगैरह था वो लिखते थे, लेकिन यूनिकोड की वजह से हम डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड इसमें भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये इसका है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड
बहुत रेयरली आता है। तो इसमें बस छोटी छोटी चीजें याद रख लेना कि इसमें जो चीज आ सकती है वो क्या आ सकती है। इसमें आ सकता है सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। छोटी सी डेफिनेशन, सैम्पलिंग क्या होती है? मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि कितना, कितनी हाइट पर है, कितनी ऊंची आवाज है। एम्पलीट्यूड इस चीज को कहते हैं। तो सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आप एम्पलीट्यूड, साउंड वेव का एम्पलीट्यूड जब आप मेजर करते हो उस चीज को सैम्पलिंग कहते हैं। फिर इसमें एक चीज आती है सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेट क्या है? नंबर ऑफ सैंपल पर सेकेंड। ये छोटी छोटी डेफिनेशन याद रखना। सैम्पलिंग रेट, नंबर ऑफ साउंड सैंपल टेकन पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने सैंपल लिए जाएंगे वो सैम्पलिंग रेट है। नेक्स्ट है, ये वाली बात आ गई। उसके बाद बिट डेप्थ आ सकती है। बिट डेप्थ या सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ये बताते हैं कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स सैंपल में इस्तेमाल हो रही है। द नंबर ऑफ बिट पर सैंपल, एक सैंपल में कितनी बिट्स इस्तेमाल हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो 4 बिट्स इस्तेमाल हो रही है, तो ये इसकी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन कहलाएगा। नंबर ऑफ बिट्स इन अ साउंड सैंपल इज द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन और द बिट डेप्थ। बुक में ये छोटे छोटे आपको वो मिलेंगे कंपैरिजंस, वो दो दो भी याद कर लोगे तो हो जाएगा। बेनिफिट ये कि सैम्पलिंग रेट अगर बढ़ाओगे तो डायनामिक रेंज होगी, साउंड क्वालिटी अच्छी होगी, डिस्टॉर्शन कम होगी। ड्रॉबैक ये फाइल का साइज बढ़ेगा और ज़्यादा टाइम लगेगा डाउनलोड अपलोड करने में। बाकी इमेज रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ पिक्सल दैट मेक्स अप एन इमेज, ये चीज़ आ सकती है। कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज के लिए आपको ये यूनिट्स बड़े सही से याद होने चाहिए कि 1 KB इज बेसिकली 2 की पावर 10। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी जो होता है वो बिट है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी जो होता है वो एक बिट होता है। 1 बिट, एक बाइनरी डिजिट, इसलिए हम उसको बिट कहते हैं। और अगर आप 8 बिट्स मिलाओगे तो वो फिर 1 बाइट बनता है। और फिर आप जैसे जैसे 2 की पावर 10 बाइट्स मिलाते हो तो 1 KIV, फिर 1 MIV, 1 GIV, इस तरह से होता है। बड़े नंबर से छोटे नंबर में जाओगे, जैसे GIV से MIV में जाओगे तो आप डिवाइड करोगे, ऐसा ही है। GIV से MIV में जा रहे हो और छोटे से बड़े में जाओगे तो एक सेकेंड, GIV से MIV जाते हो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? क्योंकि GIV से MIV में जा रहे हो ना, छोटे नंबर में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई होता है। जैसे कह रहे हैं कि भाई 4 GB है तो MB में कितना होगा, तो आप 4 को 1 और 2 4 से मल्टीप्लाई करा देना, तो 4096 होता है। तो बड़े से छोटे में गए तो मल्टीप्लाई किया, छोटे से बड़े में गए तो डिवाइड करोगे। कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज अब कम आ रहा है, बट अगर आए तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपको इमेज रेजोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। इमेज रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि 1200 बाय 600 है या 800 है, ये पता होना चाहिए, ये देगा। और कलर डेप्थ देगा। अगर बिट में दी गई है तो उसको फिर बाइट में कन्वर्ट करना। अगर यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो आप इसको 16/8 करोगे, क्योंकि उसको बाइट में करना होता है। तो 16/8 का मतलब है वो 2 में हो जाएगा, यानी 2 बाइट हो जाएगा। अमूमन इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाएगा, उसके लिए आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़ाहिर है जब यहाँ पे जाओगे इसको बाइट में करोगे तो बाइट से फिर डिवाइड बाय 1 और 2 4 करोगे तो फिर आप KIV में आओगे। तो ये इस तरह से सवाल अगर आता है तो हो जाएगा। तो इसके स्टेप्स होते हैं, अगर 2-3 स्टेप्स भी करोगे तो हर स्टेप पे आपको मार्क मिलेगा। कंपैरिजन दो तरह की होती है, लॉजी लूजलेस। लॉजी में अगर एक बार फाइल से डाटा गया, डिलीट हुआ, वो अननेसेसरी जो डाटा था, फिर आप अपनी फाइल पे वापस नहीं आ सकते। तो लॉजी की एग्जांपल में आपके पास JPEG, MP3, MP4 ये सब होते हैं। लूजलेस कंपैरिजन में आप अपने ओरिजिनल फाइल के ऊपर वापस आ सकते हो। उसकी एग्जांपल कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है। टेक्स्ट फाइल को आप कंप्रेस करके अनकंप्रेस भी कर सकते हो। रन लेंथ इनकोडिंग का सवाल अब तक नहीं आया, बट ये आसान होता है। इसमें ऐसा करना होता है कि जो भी आपको कैरेक्टर रिपीट होते हुए नजर आते हैं, जैसे ए है तो ए 5 दफा रिपीट हो रहा है, 97 ए का कोड है। तो आपने जहां पे ये 5, यहाँ पे अगर आप देखो एक कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है
तो यहाँ पे ये ए जो है ये 5, ये बी जो है 4, और फिर इस तरह करते करते हर कैरेक्टर जो 1 बाइट ले रहा है, इस तरह करते करते आपके पास टोटल कुछ बाइट्स बन जाएंगे। 5 4 9 2 11, और 12 13 14 15 16 यहाँ पर लेट्स सपोज बाइट्स ले रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको RLE के थ्रू करोगे तो ये 16 के बजाय 8 बिट में आ जाएगा, क्योंकि उसमें आपने पहले रिपीटेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपने उस कैरेक्टर का कोड लिखना है। तो ये आपकी फाइल साइज को कम कर देता है। तो क्या भी रहेगा, देखो यहाँ पर 5 और 5 और 97 2 बाइट लेगा, ये भी 2 बाइट, ये भी 2 बाइट, ये भी 2 बाइट, तो ये 8 बाइट में आ जाएगा। तो जहाँ 16 बाइट में डाटा जा रहा था आपका, वहाँ 8 के अंदर काम हो जाएगा। देखो ये बता दें कि 16 बाइट में आ रहा था, जब आपने RLE लगाया तो ये 8 बाइट में आ गया। तो ये इस तरह से भी RLE लगा के आपका डाटा अगर आएगा तो आपने सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और आप सिंपल उसको कंप्रेस कर लोगे। चैप्टर 1 खत्म होता है यहाँ। चैप्टर 2 में डाटा पैकेट्स के बारे में जरूर पूछ सकता है। डाटा पैकेट के कितने हिस्से होते हैं? डाटा पैकेट के 3 हिस्से होते हैं, पैकेट हेडर, पेलोड और ट्रेलर। एक हेडर जो होता है, उस हेडर में IP एड्रेस होगा भेजने वाले का, IP एड्रेस ऑफ द सेंडर, IP एड्रेस ऑफ द रिसीवर, और सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट होगा, और साइज ऑफ द पैकेट होगा। ये हेडर है। पेलोड में हमेशा एक्चुअल डाटा जाएगा, और आखिर में ट्रेलर होता है। ये पास पेपर में सवाल आया हुआ है कि ट्रेलर में क्या होता है। ट्रेलर के अंदर होगा मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑफ पैकेट, के पैकेट एंड कहाँ पे हो रहा है, और सम फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग, कि अगर इन केस अगर एरर आ जाए तो हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे। तो ये आपने याद रखना है। पैकेट स्विचिंग पे अमूमन अब तक कोई सवाल आया नहीं है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, अगर हुआ तो फिर देख लेना उसको। डिटेल में जाऊंगा तो हाँ टाइम लगेगा, बट पैकेट स्विचिंग में ये जरूर आ सकता है। 2 पॉइंट फिलहाल, टाइम कम है अगर आपके पास। वैसे तो 3 याद करना। पैकेट स्विचिंग का फायदा क्या है कि भाई आपको एक ही लाइन पे नहीं रहना पड़ता। अगर कोई फेल या फॉल्टी लाइन है तो आप ओवरकम कर सकते हो रीरूट करके, ठीक है, और पैकेज को एक्सपेंड कर सकते हो। नुकसान ये कि अगर पैकेट लॉस्ट होगा तो रीसेंड करना पड़ेगा। रियल टाइम स्ट्रीमिंग के अंदर ये मेथड अच्छा इस्तेमाल नहीं होता, और क्योंकि पैकेट स्विचिंग में डाटा अलग अलग रूट से आता है, तो डाटा को डेस्टिनेशन पे पहुंच के रीरूट भी होना पड़ेगा, तो रीरूटिंग के अंदर भी टाइम लगता है। तो ये 3 तो एटलीस्ट आप इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना। डाटा ट्रांसमिशन में जो मोड्स हैं वो 3 तरह के हैं, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। सिंपलेक्स का मतलब है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, जैसे केबल टेलीविजन ट्रांसमिशन, जिसमें आप सिर्फ टीवी देख सकते हो, आप जो बोल रहे हो वो टीवी में नहीं आएगा। या फिर आप जो डाटा प्रिंटर को भेजते हो, प्रिंटर से कोई डाटा आपके पास नहीं आता, ये सिंपलेक्स है। हाफ डुप्लेक्स में डाटा वो डायरेक्शन में करता है आना जाना, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक, तो वॉकी टॉकी उसकी एग्जाम्पल है। फुल डुप्लेक्स में डाटा आना जाना दोनों कर सकता है और एक ही वक्त पे कर सकता है, जैसे मोबाइल फोन पे होने वाली कॉल, या फिर जो आप ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें डाटा आ भी रहा है और डाटा जा भी रहा है। टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन में सीरियल और पैरेलल होती है। सीरियल वो ट्रांसमिशन है जिसमें डाटा एक एक बिट करके जाता है, तो ये स्लो मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है, लेकिन ये लॉन्गर डिस्टेंस पे अच्छा काम करता है, और इसमें एक्सपेंसिव नहीं होता क्योंकि एक ही वायर इस्तेमाल होता है। पैरेलल ट्रांसमिशन में डाटा बहुत तेजी के साथ जाता है, ठीक है, लेकिन ये शॉर्टर डिस्टेंसेस के ऊपर इस्तेमाल होता है। इसमें एक मसला आता है स्क्यू का। स्क्यू का मतलब मसला ये होता है कि क्योंकि अलग अलग वायर पे डाटा जा रहा होता है, तो जो बिट्स होती हैं वो अनसिंक्रोनाइज होती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। तो आपने कभी देखा होगा जब आप कोई वीडियो देख रहे हो तो कभी आवाज़ आगे जा रही है, तस्वीर पीछे आ रही है, तो ये सीरियल ट्रांसमिशन पैरेलल ट्रांसमिशन की वजह से ऐसा हो जाता है। शॉर्टर डिस्टेंसेस के ऊपर काम करती हैं, डाटा ट्रांसमिशन रेट इसका बहुत तेज होता है। नीचे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बुक में दिए हुए, 2 3 पढ़ लोगे तो फिलहाल आपका काम हो जाएगा। USB के फायदे नुकसान पूछ सकता है। USB को एक ही वे में कनेक्ट करते हो, ये फायदा है। USB इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है, तमाम डिवाइसेस तकरीबन अब USB केबल के सपोर्ट पे आ रही हैं, और USB की अपनी एक्सटर्नल पावर सोर्स होती है, एक्सटर्नली सोर्स देने की जरूरत नहीं होती है। मसला ये होता है कि इसकी केबल लेंथ 5 मीटर से ज़्यादा की नहीं है,
डिसएडवांटेज है, रट्टा मारना है। और बैकवर्ड कंपैटिबल है, लेकिन आने वाले फीचर के अंदर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। और अगर ईथरनेट केबल से जो लैन केबल है उसके साथ कंपैरिजन करो तो इसका डाटा रेट स्लो है। आपके पास पैरिटी चेक आ सकता है, आसान है। पैरिटी दो तरह की होती है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। नंबर ऑफ वन की तादाद 2 4 6 8 है तो वो इवन है, 1 3 5 7 है तो ऑड है। बस ये आपने देख के पढ़ के उसमें डालना होता है जहाँ पे आपको फिट करना है। ब्लॉक ऑफ डाटा का अगर सवाल आ जाए, ब्लॉक ऑफ डाटा में आपको ऊपर देखना पड़ता है कि आपको पैरिटी कौन सी दे रहा है, इवन दे रहा है। इवन का मतलब ये कि आपने हर बाइट के ऊपर देखना है कि नंबर ऑफ वन की तादाद इवन हो। जहाँ इवन नहीं होगी उसको आपने हाईलाइट करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 इवन नहीं है, हाईलाइट कर लिया। इसी तरह कॉलम वाइज भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों इवन नहीं थे, ये ऑड थे, इसलिए इस वाली इंटरसेक्शन पे आपका एरर आया। तो आंसर लिखने का सिर्फ तरीका ये होता है कि आप बताते हो कि जो बाइट 8 है, रॉ 8 है, इसकी पैरिटी इनकरेक्ट है और उसमें 3 1 है। बिट 5 है, कॉलम 5 जिसमें इनकरेक्ट पैरिटी है, जिसमें 5 1 है। इसके 2 मार्क का सवाल आ जाता है कि आपको सिर्फ इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम पे बताना होता है ये क्या गड़बड़ है। चेकसम वेक्सम इको चेक, 3 3 4 4 पॉइंट इसके याद रख सकते हो। जैसे चेकसम के बारे में सिर्फ इतना ही होता है कि ये वो वैल्यू होती है जो कैलकुलेट होती है और डाटा के साथ ट्रांसमिट होती है, इसको आप चेकसम कहते हो। इको चेक में आप एक डाटा भेजते हो, वो डाटा वापस आपके पास आता है और आप चेक करते हो कि क्या ये डाटा वही है जो भेजा था। यानी आप एक डाटा भेजते हो डिवाइस को और वो डिवाइस वो डाटा आपको वापस भेजती है। सेंडर कंप्यूटर उस 2 सेट ऑफ डाटा को, जो भेजा गया और जो वापस आया, उसको चेक करता है, देखता है कि कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर नहीं होता तो इसका मतलब है आपकी ट्रांसमिशन लाइन सही है, अब आप डाटा भेज सकते हो। लेकिन ये रिलायबल मेथड नहीं होता क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि किसकी तरफ से गड़बड़ आई है। ऐसा भी हो सकता है कि सेंडर की तरफ से सही भेजा जा रहा है लेकिन रिसीवर की तरफ जाते जाते गड़बड़ हो गई, तो सेंडर तो बोलेगा मैंने सही भेजा था। तो इसलिए ये रिलायबल मेथड नहीं होता। इसके पॉइंट यहाँ पे ये 4 लिखे हुए जो मैंने कहानी बयान की है वो इसी पॉइंट्स में डिस्क्राइब्ड है। चेक डिजिट की कैलकुलेशन में भी नहीं जाऊंगा, बहुत रेयर सवाल है, जब डिस्कशन डीप बात करूंगा तो बता दूंगा कि कैलकुलेशन आराम से 10 मिनट ले जाएगी। तो ये आती तो फिलहाल नहीं है तो मैं भी फिलहाल इसको नहीं छेड़ रहा, बाद में इसको फिर डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर वाइज रिविजन करेंगे। ARQ सिंपल सिंपल वैसा मेथड है जिसमें आप एक मैसेज भेज के एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि आपको जवाब मिल गया, तो कहते हैं कि इसमें आप एक मैसेज भेजते हो और एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हो। अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई तो ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन अगर एरर डिटेक्ट हुआ तो इसका मतलब है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है। तो फिर क्या होता है कि डिवाइस थोड़ी देर वेट करती है और उसके बाद दोबारा से वो रिट्रांसमिट करती है। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आपने किसी को सलाम किया और आपने इंतजार किया कि वो जवाब देगा, नहीं आता जवाब तो आप दोबारा से सवाल करते हो। तो कहता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है विद इन द गिवन टाइम लिमिट, तो फिर डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली रीसेंड हो जाता है। अगर आपको सलाम का जवाब नहीं मिलता तो आप दोबारा से सलाम कर लेते हो। ये है आपका ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में सेम की इस्तेमाल होती है, 2 तरह की इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है हाइडिंग एक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। इंक्रिप्शन में आपको 2 3 बातें याद रखनी है, यानी आप डाटा को हाइड करते हो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को। तो प्लेन टेक्स्ट वो होता है जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, प्लेन टेक्स्ट इज द वन विच इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और साइफर टेक्स्ट वो होता है जो प्लेन टेक्स्ट में आप की लगाते हो उसको मिला के बनता है। तो जो ओरिजिनल डाटा है वो प्लेन टेक्स्ट है, और जब उसको इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से गुजारते हो तो वो साइफर टेक्स्ट बन जाता है। सिमेट्री जैसे मैथ्स में पढ़ते हो एक जैसी, तो सिमेट्रिक की में सेम की इस्तेमाल होती है मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। यहाँ एग्जाम्पल दे रहा है 42, ये आपको 4291362856 ये की दे रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास मैसेज है कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग, आपने कंप्यूटर साइंस के सी में
सी में 4 कैरेक्टर का इजाफा करना है, 4 कैरेक्टर्स आगे की तरफ पढ़ने। तो सी के बाद 4 कैरेक्टर आगे बढ़ोगे तो जी आ जाएगा, ओ के बाद 2 बढ़ोगे तो एम एन ओ पी क्यू क्यू आ जाएगा। तो ऐसे कर करके आप अपने इस सिंपल प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में तब्दील कर सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ की। तो ये भी सवाल बहुत रेयर आता है, बट ये मेथड यही है कि सिंपल की के प्लेन टेक्स्ट में की लगाओ तो आपका साइफर बन जाता है। असिमेट्रिक में इतना याद रखो कि असिमेट्रिक में 2 की इस्तेमाल होती हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। ये ऐसा है कि मैंने आपको एक ईमेल की तो वो ईमेल कोई और नहीं देख सकता, क्योंकि उस ईमेल को देखने के लिए आपको अपनी पब्लिक की इस्तेमाल करनी होगी जो कि ईमेल है, और प्राइवेट की, यानी आप मेरे मैसेज को, मेरी ईमेल को पढ़ने के लिए आप पब्लिक और प्राइवेट की का इस्तेमाल करोगे। तो अपना ईमेल डालोगे, ईमेल के साथ अपना पासवर्ड डालोगे, तभी आप मेरा मैसेज पढ़ सकते हो। तो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में फिलहाल याद रखना कि वो ऐसा होता है जिसमें आप पब्लिक और प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हो। चैप्टर 3 में टाइम की कमी की वजह से मैं सिर्फ हाइलाइट्स बता रहा हूँ, तो होपफुली ये हाइलाइट्स ही आपके इतना काम करेंगे कि आपका 50-60% पेपर होपफुली निकाल दें। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि सीपीयू जो होता है उसके 3 कंपोनेंट है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर बसेस। एएलयू होता है जो तमाम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता है। रजिस्टर बसेस, रजिस्टर का काम डाटा को होल्ड करना होता है, बसेस का काम डाटा को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो इतना याद होना काफ़ी है आपके पास कि एएलयू जो होता है वो सारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस और लॉजिक कैलकुलेशन करता है। कंट्रोल यूनिट तमाम की तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं मेमोरी से लेके आता है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करता है। कुछ रजिस्टर्स हैं, फिलहाल इतना याद रखो कि 5 रजिस्टर्स आपके पास हैं, CIR, अक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR और PC। फेच एग्जीक्यूशन साइकिल के लिए इतना याद रखना कि डाटा सबसे पहले PC में होता है, प्रोग्राम काउंटर, फिर वहां से वो जाता है MER, फिर वो जाता है MDR, फिर वो जाता है CIR, ठीक है। और अक्यूमुलेटर वो हिस्सा होता है जहाँ पे तमाम कैलकुलेशन कंप्यूटर की उसका डाटा लाके रखा जाता है, वो अक्यूमुलेटर होता है। बसेस 3 तरह की होती हैं सिस्टम बसेस। तो बसेस में 3 तरह की होती है, एड्रेस बस जो एड्रेस कैरी करती है, इतना पता होना चाहिए कि ये एड्रेस कैरी करती है, और ये यूनी डायरेक्शनल है, सिर्फ एक डायरेक्शन में आती है, यानी मेमोरी प्रोसेसर इसको भेजता है कि जाओ मेमोरी से एड्रेस लेके आओ। ये काम है तुम्हारी एड्रेस बस का। एड्रेस बस स्क्रीन पे आ रहा है आपके? जी सर आ रहा है। तो ये एड्रेस बस, डाटा बस डाटा को कैरी करती है, जो भी डाटा आपका टू एंड फ्रो प्रोसेसर से मेमोरी और मेमोरी से प्रोसेसर जाएगा, तो डाटा बस ये करती है, और ये बाय डायरेक्शनल होती है। तो ये डाटा को बोथ डायरेक्शन में सेंड करती है, CPU से मेमोरी और वाइस वर्सा। वर्ड के बारे में पूछ सकते हैं, वर्ड क्या है? नॉर्मली आपने पढ़ा होगा 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। तो वर्ड बेसिकली ग्रुप ऑफ बिट होता है, और वो ग्रुप ऑफ बिट 16 हो सकती है, 32 हो सकती है, या 64 हो सकती है। तो उस सिंगल यूनिट को आप वर्ड कहते हो। तो ग्रुप ऑफ बिट्स दैट कैन बी 16, 32 और 64, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक वर्ड है। कंट्रोल बस ट्रैफिक कॉप की तरह काम करती है, बाय डायरेक्शनल होती है, आना जाना दोनों करती है, ठीक है। और इसका काम ये होता है कि ये डाटा, ये सिग्नल जनरेट करती है टू द डाटा बस एंड एड्रेस बस, ताकि रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। फेच डिकोड में फिलहाल इतना ही बोलूंगा कि बस इतना याद रखना फेच डिकोड साइकिल में कि सबसे पहले आपके पास PC, फिर MER, फिर MDR, फिर CIR, और आखिर में PC+1। ये इसका स्टेप होता है। इतना याद रख लोगे, हो सकता है कोई ना कोई सवाल आए तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कर लो। छोटा सा सवाल आ सकता है कि भाई सीपीयू की परफॉर्मेंस पे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग सीपीयू परफॉर्मेंस, ये छोटा सवाल 4 मार्क का आ सकता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो सीपीयू की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करती हैं।
आप बस की विड्थ बढ़ा दो, केबल जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी विड्थ बढ़ा दो, सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। क्लॉक स्पीड बढ़ाओगे, सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। बस विथ क्लॉक स्पीड बढ़ाने से बढ़ जाएगी। और फिर मल्टी कोर्स का अगर इस्तेमाल करो, मल्टी कोर का मतलब डुअल कोर, क्वाड कोर, इससे आपकी सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। और आखिर में कैशे मेमोरी का साइज जितना अच्छा होगा उतनी सीपीयू की परफॉर्मेंस अच्छी बढ़ सकती है। तो ये 4 पॉइंट भी जरूर पूछे जा सकते हैं कि सीपीयू की परफॉर्मेंस किन चीज़ों से अफेक्ट करती है। एम्बेडेड सिस्टम के बारे में जरूर पूछा जा सकता है कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है। एम्बेडेड सिस्टम एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए बनाया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं वो, अच्छा इसके बेनिफिट्स देख लेना। स्मॉलर इन साइज होते हैं, और लो कॉस्ट होते हैं, और पावर कंज्यूम कम करते हैं। मसला ये है कि छोटी डिवाइसेस होती हैं, इनको अपग्रेड करना मुश्किल होता है। ट्रबल शूटिंग बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि छोटी छोटी डिवाइसेस के अंदर क्या ट्रबल शूटिंग होगी। और क्योंकि ये छोटी डिवाइसेस होती हैं और बन नहीं पाती, तो फिर इनको जो आप फेंकते हो तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट इफेक्ट भी आता है। तो ये इसके तीन तीन बेनिफिट और ड्रॉबैक कर सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम की एप्लीकेशन जरूर पूछ सकता है। मोटर व्हीकल, एबीएस ब्रेक सिस्टम, एयरबैग्स, ये सब एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। सेट टॉप बॉक्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम में आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब इन्वॉल्व होता है, तो वो भी एग्जांपल हो सकती है। सिक्योरिटी सिस्टम भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। वेंडिंग मशीन है, लाइटनिंग सिस्टम, ये सब एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। ये वेंडिंग मशीन भी एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल है। कोई सवाल तो नहीं है बीच में बच्चों? और वॉशिंग मशीन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। तो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सब के सब एम्बेडेड सिस्टम की एग्जाम्पल है। यहाँ तक समझ में आया भाई, जितना समझाया अब तक? आ गया आ गया। ये तो बस एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर से पहले तुम लोगों को थोड़ा सा रिकैप हो जाए। पेपर के लिए अच्छा पढ़ो, फिर इंशाल्लाह रेस्ट जब आप लोग अपने उससे फ्री हो जाओगे मॉक से, तो फिर उसके बाद डिटेल क्लासेस जो भी होंगी, पास पेपर्स होंगे, तो वहाँ से और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, डीप डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आईओ डिवाइसेस को मैं फिलहाल अभी टच नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ही बहुत आ सकते हैं। वर्किंग वगैरह तो इसकी अब है नहीं, तो मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा फिलहाल अभी, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, सेंसर में ज़रूर सवाल आता है, सेंसर के ऊपर बात कर सकते हैं। सेंसर कई तरह के होते हैं, हर सेंसर के बारे में कम से कम 1 से 2 एप्लीकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए, तो वो सवाल ज़रूर आता है। और एक सवाल ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला भी आता है। तो ये तो खैर ये सेंसर्स हैं सारे। जी बेटा बिल्कुल, इनपुट आउटपुट डिवाइस की कोई वर्किंग नहीं है, तो आपने टाइम नहीं लगाना है उसके ऊपर। सर उसके सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस याद करना है ना। बस दो दो काफ़ी हैं। और एप्लीकेशन एरिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो अमूमन आप लोग इतने तो कंप्यूटर जानते ही हो, आपको पता है कि एयरपोर्ट पे, रेलवे पे, ऑफिस में, बैंक में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं ना, आपको पता है। बाकी ये सेंसर्स हैं, अ, सिर्फ एक बार देख लेना कि हर एक सेंसर की एप्लीकेशन क्या है। टेम्परेचर सेंसर जैसे हीटिंग सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है। आपका मॉइस्चर सेंसर जो है वो पॉल्यूशन इन अ रिवर फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फूड प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है। ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट सेंसर हो गया, इंफ्रारेड हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, अकाउस्टिक साउंड सेंसर हो गया। तो ये सारे डिफरेंट सेंसर, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं वो एक देख लेना एक। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 5 मार्क का आता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 10 में से 8 है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का कोई भी सवाल आएगा, वो आप इस डायग्राम से ज़रा समझोगे। क्या आपके पास डायग्राम नहीं आ रही है वाली, सेंसर एडीसी प्रोसेसर वाली? जस्ट अ मोमेंट, डायग्राम आपके सर अभी पास तक आई? तो विजिबल नहीं हुई। हाँ रुक जाओ, थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। बता देता हूँ कि जब भी कोई मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का सवाल आएगा, ये चीज़ याद रखना
कि सबसे आ पहले गया सर, आ गया। सबसे पहले सेंसर का नाम यूज करोगे उस सवाल में जो सेंसर होगा, उसके बाद एडीसी होगा हमेशा। देखो अगर आप सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो, सिग्नल आर कन्वर्टेड टू डिजिटल यूजिंग एडीसी, ये हमेशा इसका दूसरा मार्क होता है। तीसरे मार्क में प्रोसेसर जो स्टोर डाटा होता है उसके अगेंस्ट वैल्यू को चेक करता है। चौथे में अब या तो वो डाटा, वो जो वैल्यू है वो लाई कर रही है विद इन द रेंज या फिर आउटसाइड द रेंज, तो वो आप खुद उसको समझ के लिख लोगे कि भाई यहाँ पर मुझे विद इन द रेंज बताना है और आउटसाइड द रेंज बताना है। उसके बाद फिर आखिर में डाटा आपका डीएसी से होके एक्चुएटर की तरफ जाता है। तो ये ओवरऑल 5 पॉइंट आपको हमेशा ना इस वाले सवाल में याद रखने हैं, सेंसर, एडीसी, प्रोसेसर, डीएसी और एक्चुएटर। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एसी है। एसी में सबसे पहले मैं बोलूंगा कि टेम्परेचर सेंसर इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ ऑफ द सराउंडिंग, जो वैल्यू आ रही है। दिस वैल्यू इज देन कन्वर्टेड यूजिंग एडीसी, जो भी बाहर के टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है, लेट सपोज 28 डिग्री आ रहा है, तो ये 28 डिग्री कन्वर्ट होगा बाइनरी में। आपके प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर में पहले से प्री स्टोर्ड वैल्यू होगी। आपने कहा कि यार मुझे जो टेम्परेचर चाहिए वो 16 चाहिए, तो दैट 16 इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू इनपुट बाय द सेंसर। तो ये 16 उस 28 से चेक होते जाएगा। अगर वैल्यू इक्वल हो जाएगी 16 इक्वल 16, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर सेंड करेगा सिग्नल टू एक्चुएटर यूजिंग डीएसी। तो माइक्रो प्रोसेसर 16 वैल्यू 16 से मैच हो रही है, आपका जो डाटा सेट किया था और वैल्यू भी वही आ गई, तो फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल सेंड करेगा आपके कंप्रेसर को, एक्चुएटर को या मोटर को, या आप अपनी मर्जी से लिखोगे, कंप्रेसर हो गया, एक्चुएटर हो गया, मोटर हो गया, टू क्लोज द वॉल्व, ताकि वो क्लोज जो एसी की ठंडी हवा फेंक रहा है उस वॉल्व को बंद कर दे। और उसके लिए फिर आप डीएसी का भी इस्तेमाल करोगे। माइक्रो प्रोसेसर एक्चुएटर को भेजेगा और उस भेजने में डीएसी का भी काम होगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये 5 पॉइंट आपको हमेशा याद होने चाहिए। हाँ, एक पॉइंट जरूर आता है, वो आप आखिर में लिख सकते हो, उसका 1 मार्क मिल जाता है कि द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल रीसेट। प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल रीसेट, इसका 1 मार्क मिल जाता है, मार्किंग स्कीम में मिल जाएगा। तो ये लिख दोगे तो 1 मार्क बन जाता है। ये 5 मार्क का सवाल अमूमन आता है। बाकी फिर आपके पास रैम रोम का डिफरेंस आ सकता है, ये लिखा हुआ है। मेमोरी टेम्परेरी, स्टोरेज परमानेंट, और मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल। स्टोरेज में आपको बसेस की ज़रूरत होती है कनेक्ट करने के लिए। मेमोरी फास्टर इन ऑपरेशन है और स्टोरेज स्लोअर एक्सेस रेट होता है। तो बस इतना याद रखोगे कि भाई रैम और रोम में पहले डिफरेंस देख लो। रैम टेम्परेरी है, वॉलेटाइल है, ख़त्म हो जाने वाली। रैम में रीड और राइट दोनों कर सकते हो। रोम परमानेंट है, रोम नॉन वॉलेटाइल है, रोम का डाटा ऑल्टर नहीं हो सकता। ये हो जाएगा। ये ज़रूर याद रखना कि रैम कंटेन्स द डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस, वो डाटा जो करंटली चल रहा होता है वो रैम में होता है। और रोम में हमेशा बायोस होती है, रोम ऑलवेज कंटेन बायोस, दैट इज नेसेसरी, यानी वो फाइल्स जो नेसेसरी होती हैं बूट अप द सिस्टम के लिए। फिर एसरैम, डीरैम, ये इसकी टाइप है। बहुत रेयर आता है, मतलब आई गेस आया तो नहीं अब तक, नहीं 1 बार 2 बार मैंने देखा है। तो बस इतना याद रखना कि एसरैम डीरैम में एसरैम को रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डीरैम को होती है। एसरैम में फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करता है, डीरैम में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर यूज़ करता है। एसरैम लेस एक्सपेंसिव है और डीरैम दूसरी तरफ एक्सपेंसिव होगी, और साथ साथ वो फास्टर भी है। ज़ाहिर है अगर एक्सपेंसिव है तो फास्टर है। तो सीपीयू जो होता है वो एसरैम का इस्तेमाल करता है कैशे मेमोरी के लिए, और एसरैम जो होती है वो पावर कंज्यूम कम करती है। ये 2 पॉइंट्स आ गए। बाकी इसकी वर्किंग वगैरह तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकता है कि एसएसडी हार्ड डिस्क के मुकाबले में क्यों अच्छी है, क्योंकि ये रिलायबल होती है, इसका कोई मूविंग पार्ट नहीं है। सर ये सीडीज और डीवीडीज और हार्ड डिस्क ड्राइव इन सब की वर्किंग नहीं है? नहीं नहीं, कोई वर्किंग नहीं है अब, ठीक है।
ये खामा इस बुक में दिया हुआ है, अब इतना है नहीं। तो ये चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद अच्छा जी, तो ये लाइटर इन वेट होती है आपकी जो एसएसडी होती है। पावर कंजम्पशन इसका कम होता है और हार्ड डिस्क के मुकाबले में ट्रांसफूल, और इसका डाटा जो रेट होता है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले में ज़्यादा होता है। एसएसडी का नुकसान ये होता है कि एसएसडी में आप 20 GB से ज़्यादा रीड राइट ऑपरेशन 3 साल के पीरियड में नहीं कर सकते। तो बस यही एक इसका नुकसान है, जिसकी वजह से ये सर्वर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। जहाँ पे आपको क्लाउड स्टोरेज वगैरह के जो सर्वर होते हैं वहाँ पर फिर एसएसडी इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ पे हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती है। तो ये सब फिलहाल तो मैं अभी नहीं देख रहा, एसएसडी डीवीडी वगैरह। वर्चुअल मेमोरी ज़रूर आता है, वर्चुअल मेमोरी का सवाल आया हुआ क्योंकि नए टॉपिक से ये ज़रूर आते हैं। वर्चुअल मेमोरी सीधा सीधा ये कि अगर तुम्हारी रैम कम पड़ जाती है तो तुम्हें जो जगह लेनी पड़ती है हार्ड डिस्क से, वो वर्चुअल मेमोरी है। तो उसकी डायग्राम ज़रूर ये वाली याद रखना, ये डायग्राम आती है, आई हुई है। तो उसमें आप ये बताओगे कि पहले आप कोई ऑपरेशन, कोई जो प्रोग्राम है उसको मेमोरी की ज़रूरत है, लेकिन मेमोरी उसको अवेलेबल नहीं है, तो वो डाटा हार्ड डिस्क में जा रहा है। फिर बाद में जो पुराना डाटा है वो हार्ड डिस्क में डाला जा रहा है, और जो नया डाटा है फिर वो रैम में डाला जा रहा है। तो ये वर्चुअल मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए, डायग्राम आ सकती है। और प्लस वर्चुअल मेमोरी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो बेनिफिट तो यही है कि भाई फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा बड़े प्रोग्राम्स आप चला सकते हो, ठीक है, और आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, खरीदनी नहीं पड़ती नई रैम वगैरह। लेकिन नुकसान ये होता है कि इसमें ऐसा होता है कि बार बार डाटा को आपको इन एंड आउट करना पड़ता है, मेमोरी से निकाला हार्ड डिस्क में डाला, हार्ड डिस्क से निकाला मेमोरी में डाला, तो उसकी वजह से डिस्क थ्रैशिंग हो जाती है, और फिर आपकी हार्ड डिस्क के रीड राइट ऑपरेशन बढ़ जाते हैं, जिससे आपकी हार्ड डिस्क वक्त से पहले ख़राब हो सकती है। तो उसका हल ये है कि भाई रैम बढ़ा लो, या तो फिर प्रोग्राम कम रखो रैम से, जो रैम की कैपेसिटी है उससे प्रोग्राम कम रखो, तो फिर ये हो जाएगा, फिर मसला ख़त्म हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज में उसका फ़ायदा नुकसान ये आता है। क्लाउड स्टोरेज का फ़ायदा ये कि भाई कहीं से भी फाइल एक्सेस कर लो, उसके अलावा बैकअप आप अपना बना सकते हो, या आपको तकरीबन अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी देती है। अगर आपकी हार्ड डिस्क फेल हो जाएगी तो आप क्लाउड से अपना डाटा रिकवर कर लोगे। नुकसान ये इंटरनेट अगर नहीं सही चल रहा तो आप फंस जाओगे। समटाइम आपका अगर डाटा ज़्यादा होता है तो फिर आपको परचेज करना होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लाउड स्टोरेज आप इस्तेमाल कर रहे हो वही फेलियर अगर उसका हो गया तो फिर आपका डाटा गया। मैक वगैरह तो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। स्टैटिक और डायनामिक आईपी का एक पॉइंट दो लिख सकते हो कि स्टैटिक आईपी वो होती है जो हर वक्त चेंज नहीं होती, डायनामिक आईपी वो होती है जो चेंज होती है जब जब यूज़र लॉगिन करता है। डायनामिक आईपी ऐसे समझ लो कि अगर आप डाटा बंडल इस्तेमाल कर रहे हो और आप लोकेशन अगर चेंज कर रहे हो अपनी, तो हर दफ़ा आप एक नए सर्वर से कनेक्ट हो गए और हर नया सर्वर आपको उस वक्त एक नई आईपी देगा। लेकिन स्टैटिक आईपी वो होती है जो चेंज नहीं होती, जैसे आपके घर पे आपको एक आईपी दे दिया आपके सर्विस प्रोवाइडर ने, तो वो आईपी हमेशा सिमिलर रहेगी। तो वह दो दो पॉइंट याद रखना कि स्टैटिक आईपी क्योंकि चेंज नहीं होती तो इसकी अपलोडिंग फास्टर होती है, डाउनलोडिंग अच्छी होती है, और ये एक्सपेंसिव होती है। ऑन दी अदर साइड डायनामिक आईपी जो होती है उसकी प्राइवेसी अच्छी होती है क्योंकि वो हर दफ़ा चेंज हो रही होती है। तो डायनामिक आईपी में ये इशू हो सकता है, वॉइस ओवर आईपी अगर आप कॉल कर रहे हो और ट्रैवलिंग कर रहे हो तो बार बार आईपी चेंज होने की वजह से आपको डिस्टॉर्शन फील हो सकती है, आप बार बार डिस्कनेक्ट हो सकते हो। राउटर के बारे में ये तस्वीर आई हुई है वर्कबुक में कि आपसे लेबल करने बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 3 कंप्यूटर लगेंगे, उन कंप्यूटर को स्विच से कनेक्ट करोगे और वो स्विच सर्वर से कनेक्ट होगा, फिर वो स्विच दूसरे एंड के ऊपर राउटर से कनेक्ट होके इंटरनेट ले रहा होगा, और फिर वो लैन और वैन से कनेक्ट होगा। तो ये डायग्राम जरा देख लेना, शायद आ जाए। चैप्टर 3 खत्म। चैप्टर 4 में सॉफ्टवेयर में बस ये पॉइंट जरूर याद रख लेना, जनरल फीचर ऑफ सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो दो तीन तीन मार्क का आ सकता है।
कि जैसे आप यहाँ पे जो जनरल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपके प्रोग्राम्स को प्लेटफॉर्म देता है जिस पे आपके प्रोग्राम्स चलें। जनरल सॉफ्टवेयर आपको ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एप्लीकेशंस चलाता है बहुत सारी और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराता है। तो दो दो पॉइंट भी कर लोगे तो इनफ है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं यहाँ से, दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर और हाई और लो लेवल लैंग्वेजेस, ये सब चीज़ें पूछ लेता है। ये छोटा सवाल आया हुआ है कि इस जो डिवाइस ड्राइवर होता है उसमें डिस्क्रिप्टर क्या होता है। डिस्क्रिप्टर क्या होता है? तो डिस्क्रिप्टर हमेशा वो होता है कि जो भी नई डिवाइस आपके कंप्यूटर से अटैच होती है ना, तो डिस्क्रिप्टर जो होता है वो पूछता है कि भाई आप कौन है डिवाइस से। तो डिवाइस में हमेशा डिस्क्रिप्टर में हमेशा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सवाल आया हुआ है। डिस्क्रिप्टर में वेंडर आईडी होगी, डिस्क्रिप्टर में प्रोडक्ट आईडी होगी और एक यूनिक सीरियल नंबर होगा। तो ये पार्ट आपको याद होना चाहिए कि भाई एक डिस्क्रिप्टर में क्या चीज़ हो सकती है। तो डिस्क्रिप्टर वो होता है जो इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस कलेक्ट कर रहा होता है, तो ये डिस्क्रिप्टर होता है। ये सवाल जरूर आ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन बताओ, तो ये जो पूरा बना हुआ है इसमें से 3-4 फंक्शन भी याद कर लोगे तो इनफ है। HCI मल्टीटास्किंग, रनिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट, मैनेजिंग फाइल्स। तो इसके भी 3-4 पॉइंट्स देख लोगे तो इनफ होगा। ये सवाल आ सकता है कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का डिफरेंस, कि यूजर डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है कंप्यूटर के, स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लेता है। नुकसान ये कि आपको कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं, अगर एरर आ गया कमांड में तो मसला है आप लोगों के लिए। ग्राफिकल का फायदा है कि यूजर को कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, यूजर फ्रेंडली होता है। नुकसान ये कि ज़्यादा वो लेता है, क्या कहते हैं, मेमोरी भी ज़्यादा लेता है और प्रोसेसिंग पावर भी इसको ज़्यादा चाहिए होती है। बाकी काफ़ी डिटेल की चीज़ें फिलहाल उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये आप ज़रूर देख सकते हो कि हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस आप देख लोगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लोगे। 2-2 3-3 हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है, इजी टू राइट है, ये सब चीज़ें। नुकसान इसका ये हो सकता है कि आप स्पेशल हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके अंदर। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो स्पेशल हार्डवेयर का इस्तेमाल कर सकती है। लो लेवल लैंग्वेज बहुत दिखने में मुश्किल होती है और प्रोग्राम उसके समझने में भी बहुत मुश्किल होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये 3 तरह के आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। यहाँ से आप इसके 2-2 पॉइंट्स भी याद कर लोगे तो दैट विल बी इनफ, आपकी प्रिपरेशन के लिए हो जाएंगे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर के। जैसे कंपाइलर एक्सी फाइल बनाता है, असेंबलर एक्सी फाइल बनाता है, इंटरप्रेटर नहीं बनाता। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है, असेंबलर भी एक साथ करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो 1 लाइन एट अ टाइम करता है। उसके बाद ये एडवांटेज डिसएडवांटेज के 2-2 पॉइंट्स आप याद कर लोगे। आईडी के बारे में जरूर सवाल आ सकता है कि आईडी क्या होती है। भाई ये एक एनवायरनमेंट होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो। तो उसमें क्या क्या आपके फीचर्स हो सकते हैं, कोड एडिटर मिलेगा, ट्रांसलेटर मिल जाता है, एरर डायग्नोस्टिक, ऑटो करेक्शन, ऑटो कंप्लीशन, ये इसके फीचर्स हैं जो इसमें आपको मिल जाते हैं। 5 में अगर आप आओ, 5 में ये इंटरनेट और डब्ल्यू के 2 एडवांटेजेस डिसएडवांटेज अगर आप देख लो। ये सवाल जरूर आता है कि जैसे एक HTTP है, यानी वो है URL कहलाता है। तो इस URL के कितने हिस्से होते हैं? तो इस URL के जो हिस्से होते हैं वो होता है एक तो प्रोटोकॉल जो होता है HTTP HTTPS, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का एड्रेस। उसमें मजीद उसके 3 हिस्से होते हैं, डोमेन का नाम www, होस्ट का नेम जो होता है वो वेबसाइट का नाम होता है, और आखिर में डोमेन टाइप होता है .com .org ये सब, और पाथ या फाइल नेम जो होता है वो सबसे आखिर में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 3 मार्क का सवाल आया है और आता है। वेब ब्राउजर के फीचर्स पूछ सकता है, भाई होम पेज होगा, मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हो, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर वेब ब्राउजर में अपने रख सकते हो।
तो वेब ब्राउजर ये काम भी कर रहा होता है आपका यहाँ। तो वेब ब्राउजर के आप फीचर्स जो है वो 2 या 3 जो है वो याद रखोगे, इनफ होंगे आपके लिए। कि इसमें आप कुकीज़ का इस्तेमाल करते हो, इसमें आप यूज़र की हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हो, फेवरेट वेबसाइट स्टोर कर सकते हो, ये सारा आपका वेब ब्राउजर का काम होता है। कुकी 2 तरह की होती है, सेशन और परसिस्टेंट। इतना बस याद रखना कि सेशन जो होती है वो टेम्परेरी होती है और ये जो होती है वो परमानेंट होती है। बाकी 2 पॉइंट भी इसके कोई याद रख लोगे तो इनफ होंगे। डिजिटल करेंसी में यहाँ सवाल आ सकता है कि भाई ब्लॉकचेनिंग जो होती है उसमें एक ब्लॉक के अंदर क्या चीजें होती हैं। तो ये याद रखना कि ब्लॉक में डाटा होता है जिसमें नाम ऑफ सेंडर, नेम ऑफ रेसिपिएंट होता है, उसकी हैश वैल्यू होती है और उसकी प्रीवियस हैश वैल्यू होती है। ये चीज आ सकती है। साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे ये थ्रेट्स हैं, इन थ्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, प्लस इनके बारे में एक एक इसके आप जो प्रिवेंशंस होते हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, डिटेल में तो अभी फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा, ज़ाहिर है आप लोगों को अपनी भी प्रिपरेशन करनी है सारी चीज़ें। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बहुत सारे हैं, तो उसके बारे में जो जो बुलेट्स हैं वो बुलेट्स आप ज़रूर देख सकते हो। और हर एक साइबर सिक्योरिटी इशू में आपको कोई ना कोई उसकी प्रिवेंशंस मिलेंगे, तो वो प्रिवेंशन ज़रूर आप देख लोगे। तो साइबर सिक्योरिटी इशू ज़रूर पूछता है, लेकिन वो 4 या 5 मार्क का सवाल पूछता है कि भाई अगर वायरस है तो वायरस से कैसे बचोगे। मैलवेयर के अंदर अगर वो है, क्या कहते हैं अपना, ये आ गया तो वो आ गया, जैसे आपके पास फिशिंग आ गया, फार्मिंग आ गया। फिशिंग वो होती है जो ईमेल के जरिए होती है, फार्मिंग वो होती है जिसके अंदर आपके पीसी के अंदर एक कोड इंस्टॉल हो जाता है जो रिडायरेक्ट करता है फेक वेबसाइट पे। तो ये चीज़ आ जाएगी। ये ज़रूर आप देख सकते हो। छोटे मोटे ड्रॉबैक्स जैसे बायोमेट्रिक्स है, तो बायोमेट्रिक्स में फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, रेटिना होता है, और फेस रिकॉग्निशन होता है, और वॉइस रिकॉग्निशन होती है। तो इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज का टेबल आपको ज़रूर मिल जाएगा, तो आप वो टेबल भी देख सकते हो, वहां से आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मिल जाएंगे। बाकी 6 में जो इम्पोर्टेंट है फिलहाल के लिए वो ये कि आप ऑटोमेटेड सिस्टम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देखो। ठीक है, और इसके लिए आप मुझे भी याद दिला दोगे तो मैं आपसे रिवीजन गाइड शेयर कर दूंगा। तो रिवीजन गाइड में एक पूरा टेबल बना हुआ है। तो चैप्टर नंबर 6 में अमूमन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते क्या हैं और उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, रोबोटिक्स क्या है, रोबोटिक्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसे यहाँ देख सकते हो रोबोटिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, फैक्ट्री के अंदर होती है किन कामों के लिए, होम के अंदर होती है किन कामों के लिए, और ड्रोन्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। तो ये आप रोबोटिक्स के अंदर इतना देख सकते हो। तो रोबोटिक्स देख लोगे आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट में कोई भी रोबोट अगर होगा तो उसमें एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग होता है। ठीक है, वो सराउंडिंग को सेंस करता है। डिग्री ऑफ मूवमेंट होता है कि वो आपका मूव कर रहा होता है, जो भी रोबोट है, डिग्री ऑफ मूवमेंट है। और फिर वो प्रोग्रामेबल होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट जरूर आपको पता होना चाहिए, ये 3 से 4 मार्क का आ सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, डिग्री ऑफ मूवमेंट है, और दे आर प्रोग्रामेबल। इसके बाद आ जाते हैं, बाकी तो सिर्फ और सिर्फ आपने देखो इनके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज मिलेंगे ना इतनी सारी एप्लीकेशन के, ये तकरीबन सबके सिमिलर ही होंगे। तो आपने यही करना है कि आपने दो दो एडवांटेज हर एप्लीकेशन। अमूमन देखो रोबोटिक का फायदा नुकसान क्या है, 24/7 काम करता है रोबोटिक का फायदा ये। ठीक है, ये इन इन्वायरमेंट में काम करता है जो हैजर्डस इन्वायरमेंट है, ये भी आ गया। तो ये ह्यूमन के मुकाबले में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, ये अमूमन आपको हर जगह मिलेगा। डिसएडवांटेज ये होता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह बन सकते हैं, डीस्किलिंग हो जाएगी। ठीक है, दे आर एक्सपेंसिव टू बाय इन द फर्स्ट प्लेस, ये चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आप सीधा चले जाओगे तो एआई और मशीन लर्निंग। तो एआई में सिंपल उसकी डेफिनेशन देख लोगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई देख लोगे, जिसमें वो बताता है कि भाई नैरो है,
स्ट्रॉन्ग है और जनरल एआई है, वो थोड़ा देख लोगे। एक्सपर्ट सिस्टम का सवाल पूछ सकता है कि भाई एक्सपर्ट सिस्टम की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो वो आपको ऑयल मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में, पेशेंट इलनेस में इस्तेमाल हो जाएगा, और मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में फाइल फॉल्ट डायग्नोसिस में इस्तेमाल हो जाएगा। ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम के एडवांटेज क्या होते हैं? एक्सपर्टीज अच्छी होती है, हायर एक्यूरेसी होती है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है एक्सपर्ट सिस्टम को, और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है, इनके रिस्पॉन्सेज बड़े कोल्ड होते हैं, और इनको सिर्फ उतना ही पता होता है जो इनमें फीड करवाया गया होता है। ये एडिशनल चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते। ये डायग्राम ज़रूर आ सकती है कि आपसे क्या है कि भाई एक एक्सपर्ट सिस्टम शेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक एक्सपर्ट सिस्टम में सबसे पहले एक यूज़र इंटरफेस होगा। गिव मी अ मिनट, ये स्क्रीन आपके सामने आ जाए पहले। इसकी मैं बात कर रहा था कि एक एक्सपर्ट सिस्टम शेल में एक यूजर इंटरफेस होता है जो आपके सामने होता है, एक एक्सप्लेनेशन सिस्टम होता है, एक इन्फेरेंस इंजन होता है जो सर्च इंजन होता है, रूल बेस के अंदर सारा डाटा पड़ा हुआ होता है, नॉलेज बेस में सारा डाटा पड़ा हुआ होता है, और जितना डाटा चाहिए होता है वो इन्फेरेंस इंजन एक्सेस करता है, और रूल बेस की बेसिस के ऊपर आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बाकी मशीन लर्निंग और एआई का एक छोटा सा डिफरेंस था, वो आखिरी में जो गिवन है वो आप पढ़ लोगे। तो ये सब करने पे आपका ओवरऑल 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक का ये रिव्यू आ गया। समझ में आया बच्चों जितना बताया अभी आप लोगों को? एक रिव्यू है, अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता होगा, डेफिनेटली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो आपको हेल्पफुल साबित होगा। क्या ये बात यहाँ पे समझ में आती है? ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। अगर किसी का कोई इंडिविजुअल क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लेना। बाकी है कि फिर आप लोगों का पेपर भी है कुछ बच्चों का, तो फिर वो इंडिविजुअल भी पढ़ लो। कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप मुझसे फिर जो है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है जी, अगर अभी पूछना है तो अभी पूछ लो, रेस्ट आप बाद में पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। आई विल रिस्पॉन्ड ऑन द व्हाट्सएप, राइट? थैंक यू फॉर द टाइम, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।